एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 2। हमने अपने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, देन हाउ टू इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ द क्रॉप। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, जीन मैनिपुलेशन पढ़ा था एंड सम फैक्टर्स पढ़े थे जो क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट में क्या करते हैं, इफेक्ट देते हैं ना, फैक्टर्स इफेक्टिंग इन क्रॉप वेराइटी इम्प्रूव। जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जिसमें हमने पढ़ा था आपका हायर यील्ड पढ़ा था, इम्प्रूव्ड क्वालिटी पढ़ा था, बायोटिक एंड बायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, वाइड एडेप्टेबिलिटी पढ़ा था, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन पढ़ा था, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कंडीशंस पढ़े थे, राइट। और हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। नाउ आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि हम कैसे अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन को क्या करें, बढ़ाएं। इंडिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर होता है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत ऐसी अलग अलग कंट्री हैं जो एग्रीकल्चर क्या है, डिपेंडेंट कंट्रीज़ है, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक मेन थिंग के तौर पे क्या करा जाता है, लिया जाता है, ठीक है। सो फार्मर्स ऐसा क्या करे कि कम ज़मीन में कम पैसों में ज़्यादा खेती हो सके और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, राइट। तो क्या है, ऐसे कुछ आपकी कुछ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो अगर फार्मर्स यूज़ करेंगे तो जो फसल होगी, जो क्रॉप्स होगी, वो बहुत अच्छी होगी। या तो नो कॉस्ट में या तो लो कॉस्ट में क्या होगा, आपका क्रॉप प्रोडक्शन होगा। फर्स्ट सबसे पहले इसमें जो आता है वो होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, राइट। जैसे आप एक ब्रॉडर हेडलाइन है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो उसमें भी एक पॉइंट है विच इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? जैसे हमें अपने डेवलपमेंट के लिए, हमें ग्रोथ के लिए, अच्छे रहने के लिए, ठीक है, डिजीज़ प्रोटेक्टिव रहने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स। वैसे ही प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, अब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट कौन देता है? एयर, ठीक है, एंड वाटर एंड सॉइल। ये तीन चीज़ें होती हैं जो क्या करती है, एयर आपके प्लांट को क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, ओके। नाउ जैसे एयर क्या करती है? कार्बन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करती है। हाइड्रोजन क्या करती है? वाटर सप्लाई करती है। सॉइल क्या सप्लाई करती है? सॉइल सप्लाई करती है 13 न्यूट्रिएंट, और जिसमें से 13 न्यूट्रिएंट में कुछ होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, MACRO, मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, एंड माइक्रो द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब अकॉर्डिंग टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरी मतलब चाहिए होते हैं आपके प्लांट को, ओके। नाउ अब देखो, एयर कार्बन ऑक्सीजन करता है, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन करता है, सॉइल क्या प्रोवाइड करती है? देखो, नाइट्रोजन, ओके, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. These 6 things are macronutrients, मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? जैसे आपका आयरन है, ठीक है, बोरॉन है, जिंक, कॉपर एंड और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, क्लोरीन, दीज ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। Deficiency of these nutrients affects the psychological processes in the plant, okay, and including the reproduction, growth and susceptibility to diseases. अगर किसी भी चीज़ की कमी होती है तो क्या हो सकता है, उनको एकदम से डिजीजेस लग सकते हैं, बहुत सारी डिजीज़, प्लांट डिजीजेस होती हैं, उनको लग सकती हैं, उनकी ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, उनकी रिप्रोडक्शन हेल्थ में भी क्या हो सकती है, गिरावट आ सकती है, उसमें भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो टू इंक्रीज द यील्ड, द सॉइल कैन बी enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. So इसकी कमी उनको ना हो, हम क्या करेंगे, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे अपने प्लांट को, ताकि उन्हें किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है।
ठीक है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है, और क्या क्या है आपका, सल्फर है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है। तो ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द प्लांट। नाउ हाउ डू plant gets nutrients? So plant get nutrients by air, water and soil. Okay, now manure क्या होता है, manure contains large quantity of organic matter। अगर हम नॉर्मल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं manures क्या होते हैं, manures वो चीज़ें विच, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट manures क्या है, manures आर नेचुरल सब्सटेंस। manure क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो क्या होते हैं, बिना किसी केमिकल की क्या होता है, प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, मैन्योर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, मैन्योर में बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। और मैन्योर बनता कैसे है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल रिफ्यूज़, इससे क्या बनता है, एनिमल एक्सक्रीटा से क्या बनता है, हमारा मैन्योर बनता है। काउ डंग होता है, उससे क्या बनता है, हमारा मैन्योर बनता है। आपके जो वेजिटेबल पील्स होता है उससे क्या बनता है, आपका मैन्योर बनता है, राइट। किचन वेस्ट जो होता है उससे क्या बनता है, आपका मैन्योर बनता है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है, राइट। बट मैन्योर में क्या रहता है, एक चीज़ रहती है, दैट मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अगर क्या है, मैन्योर है तो उसमें क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन भी होगा, उसमें मैग्नीशियम भी होगा, उसमें सल्फर भी होगा, ओके, उसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और हर चीज़, जितनी भी चीज़ है, मैक्रोन्यूट्रिएंट कुछ भी है, ठीक है, उसमें क्लोरीन है या फिर सल्फर है, कुछ भी है, तो वो सब क्या होगा, सब इक्वल अमाउंट में या थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होगा। थोड़े अमाउंट में प्रोटीन भी होगा, थोड़े अमाउंट में नाइट्रोजन भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अगर मेरे प्लांट को नाइट्रोजन की कमी है तो मैं क्या करूँगी, प्रेफर करूँगी कि उसको मैं नाइट्रोजन ज़्यादा दे सकूँ, लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं हो सकता है। नाउ मैन्योर क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनाता है सैंडी सॉइल में, एंड वाटर लॉगिंग अवॉइड करता है इन क्लेई सॉइल। तो ये एडवांटेज है किसका, मैन्योर का। नाउ मैन्योर क्या होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट से बनता है, तो दैट्स वाई इट डज नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट्स। इसके कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आपके सॉइल को ज़्यादा क्या नहीं कर रहा है, इनरिच नहीं कर रहा है, तो वो फिर आपकी सॉइल को हार्म भी नहीं पहुंचाएगा किसी भी तरीके से। ओके, नाउ जो मैन्योर होता है वो होता है दो टाइप के, पहला होता है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, एंड सेकेंड होता है आपका ग्रीन मैन्योर। ना कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट सिंपली मैं बताऊँ तो इन दिस प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट, ठीक है, द फार्म वेस्ट इट्स डिकम्पोज इन पिट्स, बस इट्स अ फार्म वेस्ट दैट इज डिकम्पोज इन पिट्स, छोटे छोटे पिट्स बना दिए जाते हैं। अब वो फार्म वेस्ट क्या हो सकते हैं, लाइक से काउ डंक है, एनिमल रिफ्यूज़ है, लाइफ स्टॉक रिफ्यूज़ है, सीवेज वेस्ट है, स्ट्रॉज है, वीड्स है, कुछ भी है। सो दीज ऑल द थिंग्स क्या करा है इनको, दे आर केप्ट इन पिट्स, उनको क्या कर दिया, पिट्स में डाल दिया, डिकम्पोज इन पिट्स। दिस टाइप ऑफ फार्म, दिस टाइप ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, कंपोस्ट कहते हैं। नाउ अब कंपोस्ट में ही क्या ऐड कर दिया आगे, अर्थवॉर्म ऐड कर दी। अर्थवॉर्म क्या करेंगे, टू हैसन द प्रोडक्ट टू हैसन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। हैसन मतलब टू मेक फास्ट, टू मेक इट मोर फास्ट। अगर मुझे क्या करना है, जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन करना है तो मैं अर्थवॉर्म डाल दूंगी, ताकि क्योंकि वो क्या करेंगे, उस प्रोसेस को हैसन कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे। तो दैट टाइप ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। तो कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हैसन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज। दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ सेकेंड आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है, ग्रीन मैन्योर सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले सो करते हैं, सो मतलब उगाते हैं क्रॉप सीड्स को, एंड जब वो उग जाते हैं, अच्छे तरीके से उग जाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं और वहीं पर पे सॉइल के साथ मिक्स कर देता है। इससे क्या होता है, उस उनके अंदर जो भी क्या होता है न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन मैन्योर बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है, सनहीप एंड गुआर। Sunheap and guar are the two examples of green manure. Okay, now
this is all written here. They are grown and then mulched by plowing them into the soil. These green plant does turn into green manure. तो ये green plant क्या होता है, green manure में change हो जाते हैं, which helps in enriching the soil with nitrogen and phosphorus. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से क्या करते हैं, सॉइल को इनरिच करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी हाईलाइटेड चीज़ें दिख रही हैं, वट एवर इस हाईलाइट, जैसे यहाँ पे सनी पेंगुआर है, ठीक है, तो इसको हाईलाइट क्यों करा गया, ताकि आप क्या कर सको, इसको नोट कर सको कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या करते हैं, ग्रीन विंडो दे देता है. दीज आर सम थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ फर्टिलाइजर्स क्या है. सबसे पहले तो फर्टिलाइजर्स नेचुरल नहीं है, दे आर मैन मेड, दे आर मेड इन बिग बिग फैक्ट्रीज. ओके, नाउ दे आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड. ठीक है, कमर्शियली प्रोड्यूस मतलब बेचने के, इन अ वेरी लार्ज फील्ड, उसको बेचने के लिए क्या करा जाता है, बनाया जाता है. राइट, तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं. जैसे नाइट्रोजन, आप देखोगे नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र होगा, एक फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर होगा, पोटेशियम का. तो जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे वो क्या करते हैं, अपनी सॉइल को लेबोरेटरीज़ में भेजते हैं. वहाँ पर पे वो चेक करते हैं कि मेरी सॉइल को किस चीज़ में डेफिशिएंसी है. वो देखते हैं कि हाँ मेरी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, तो वो क्या करते हैं, फिर नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर्स ही देते हैं. ऐसा नहीं है कि अच्छा जो मन में आया फर्टिलाइज़र हाथ में आया वो डाल दो सॉइल पे, ऐसा नहीं होता. ठीक है, नाउ दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेशन ग्रोथ. इससे क्या होता है, बहुत अच्छी वेजिटेशन होती है, काफ़ी अच्छी लीव्स, काफ़ी अच्छी ब्रांच, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स लगते हैं. ठीक है, एंड काफ़ी हेल्दी प्लांट उगता है. ठीक है, एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है, हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग. जहाँ पे हाई कॉस्ट फार्मिंग होती है वहाँ पर पे हायर यील्ड के लिए आपका फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा जाता है. लेकिन फर्टिलाइजर्स को ना रीयूज़ करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं. या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि उनको प्रॉपर डोज में यूज़ करना होता है. जैसे मैन्योर को तो मैंने कहा आपको ज़्यादा डाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दिया तो उससे सॉइल में, उस प्लांट में बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, फ़र्क पड़ सकता है. टाइम ऑल्सो मैटर्स. ज़्यादा क्या नहीं करना है, ज़्यादा छोटे छोटे इंटरवल्स में आपको नहीं डालना है. राइट, एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशंस. तो उसमें क्या लिखा होता है, जैसे आप फर्टिलाइजर्स देखोगे बोतल, उसमें लिखा होता है प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन. ठीक है, जैसे फर्टिलाइज़र डालने के बाद एकदम से इरिगेशन नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, सारा जो फर्टिलाइज़र होता है वो वॉश ऑफ हो जाता है. राइट, प्रिकॉशंस फॉर दीज फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड नॉट फुली एब्जॉर्ब्ड बाय दी प्लांट्स. अगर क्या होता है, इरिगेशन कर दोगे ठीक डालने के बाद, तो क्या होगा, the plant's roots is unable to absorb the nutrient or to absorb the fertilizer. ठीक है, so what happen, the all fertilizer get washed. ठीक है, एंड इससे क्या हो सकता है, इट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन ऑल्सो. अगर वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है तो वहाँ पे चले जाएगा, उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन हो सकता है. फिर वो वाटर अगर कोई एनिमल पी लेगा, कोई एनिमल ड्रिंक कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको भी, उसके अंदर भी फर्टिलाइजर्स चले जाएंगे. राइट, क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स क्या कर रहे हैं, वो फर्टिलाइजर्स वहाँ पर पे यूज़ हो रहे हैं उन सॉइल को इनरिच करने के लिए. राइट, नाउ also, as we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizer is an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and the microorganisms in the soil are harmed by using fertilizers. ठीक है, तो फर्टिलाइजर से सॉइल फर्टिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए, देखो शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी मैन्योर अच्छे नहीं होते. शॉर्ट टर्म के लिए मतलब अगर आपने अभी मैन्योर लगाया है तो अभी ही सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बनेगी, बट कुछ टाइम के बाद सॉइल बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा. लेकिन फर्टिलाइजर्स में क्या रहता है, आज सॉइल तो काफ़ी अच्छी लगेगी जैसे आपने फर्टिलाइजर डाला, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सॉइल में कोई फर्टिलिटी नहीं रहती है. Right, and the benefits of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimizing use and crop production. तो मैन्योर भी अच्छा है, फर्टिलाइजर्स भी अच्छा है, लेकिन मैन्योर के नुकसान कम है इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स. ओके, नाउ आपको क्वेश्चन दिया है दैट कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो दीज ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, ये सभी पॉइंट क्या है,
डिफ्रेंसिएशन के लिए है. नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सी दिस होल पैराग्राफ इज नीडेड टू बी हाईलाइट. ठीक है, बट ठीक है, हमने क्या करा है, इसको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर को हाईलाइट कर दिया, ताकि ये पूरा पैराग्राफ क्या हो कर दो, आप हाईलाइट कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों? क्योंकि इन मॉडर्न टर्म मतलब आज के टाइम पर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द बेस्ट, राइट. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है विच सेज नो यूज़ ऑफ केमिकल और मिनिमल यूज़ ऑफ केमिकल. मतलब या तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करो, या आप कर रहे हो तो बहुत कम करो, राइट. जैसे फर्टिलाइजर्स का कम बिल्कुल यूज़ करो, ठीक है. और हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, साइड्स क्या होता है, किल. तो हर्ब्स को किल करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए वीडिसाइड्स, इनका यूज़ ना करके मैक्सिमम इनपुट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या डालो, ऑर्गेनिक मैन्योर्स डालो. रिसाइकल बायो एजेंट्स डालो. जैसे बायो एजेंट्स कौन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज देयर, ठीक है, विच इज़ प्रिपेयर्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स. आप क्या करो, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करो. ठीक है, बायो एजेंट्स क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी. बायो फर्टिलाइजर्स से नीम लीव्स का यूज़ करो, टर्मिक का यूज़ करो. जैसे हम कहते हैं ना कि ओल्ड टाइम में इन ट्रेडिशनल में क्या कर रहे थे, तो पहले बहुत टाइम पर मतलब कुछ टाइम पहले जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जैसे वो चावल है तो चावल में कीड़े ना लगे, पेस्ट ना लगे, वो क्या करते थे, नीम लीव्स टर्मरिक डाल देते थे, ताकि क्या हो कि उसमें पेस्ट का अटैक ना हो. ठीक है, कोई भी पेस्ट, कोई भी हार्मफुल चीज़ उसमें क्या नहीं कर सके, अटैक ना कर सके. सो दीज आर सम बायो फर्टिलाइजर्स. ओके, विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, अच्छी क्रॉपिंग सिस्टम से भी, जैसे मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, अभी हम पढ़ेंगे इसको भी. ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सेकेंड इज इरिगेशन. फर्स्ट तो क्या बताया मैंने, न्यूट्रिएंट सप्लाई, कि कैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा. सेकेंड होता है इरिगेशन मतलब सिंचाई, पानी देना. ठीक है, गिविंग वाटर टू द प्लांट. तो पानी देना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हमेशा क्या नहीं हो सकती, बारिश नहीं हो सकती. मानसून भी तो कुछ टाइम के लिए होता है ना, और टाइम में तो क्या रहता है, ठंडी जाड़ा रहता है, तो गर्मी रहती है. तो आपको क्या चाहिए, वाटर, पानी भी चाहिए. तो पानी कैसे दोगे फिर अपने प्लांट को. ठीक है, पानी देना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पानी देने के लिए कुछ क्या होता है, टेक्निक्स होते हैं. लाइक कुछ तो इसमें गिवन है. पहली होती है वेल्स कुएं. ठीक है, वेल्स होता है दो टाइप के, इंपॉर्टेंट है, डगवेल एंड ट्यूबवेल. डगवेल क्या होता है, वाटर इज कलेक्टेड फॉर वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा, एंड ट्यूबवेल्स में द वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम दी डीपर स्ट्रेटा. ओके, डीपर स्ट्रेटा से होता है, एंड फ्रॉम दीज वेल वाटर इज पम्प्टेड बाय दी पम्प्स. पंप से क्या होता है, पंप होता है, एंड उसके बाद इरिगेशन के लिए यूज होता है. सेकेंड, कैनाल्स क्या होता है, इट्स एन एलोबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम. इसमें क्या होता है, कैनाल्स रिसीव करती हैं वाटर को फ्रॉम वन और एक या ज़्यादा रिजर्वॉयर से या फिर रिवर्स से, एंड उसके बाद मेन कैनाल जो होती है वो डिवाइड होती है इन दी ब्रांचेस. ओके, तो आप इसकी फोटोज भी देख सकते हो. नाउ रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है, ये जो रिवर लिफ्ट सिस्टम है, ये जो रिवर है उसके काफ़ी आसपास वाले एरिया में ही हो सकता है, नियर बाय एरियाज में ही हो सकता है. ओके, जिसमें वाटर क्या करा जाता है, लिफ्ट करा जाता है, एंड फिर डायरेक्टली सप्लाई करा जाता है आपकी फील्ड्स में. नेक्स्ट होता है टैंक क्या होता है, लाइक दे आर सम स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर्स. ठीक है, विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ, ठीक है, ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज. नाउ ये क्या है, these all are the ways to distribute water to the plant. Now जैसे एक होता है ड्रिप इरिगेशन, एंड काफ़ी और ट्रेडिशनल है, ढोकला काफ़ी धकेली, काफ़ी क्लास 8th में काफ़ी चीज़ें थी, राइट. तो अभी क्लास 9 में इतनी चीज़ें हैं. नाउ
Fresh initiative for increasing the water availability of agriculture include rain water harvesting and watershed management. Very important. बारिश पड़ रही है तो आप उस पानी को क्या करो, बचाओ. और वाटरशेड मैनेजमेंट होना चाहिए, चेक डैम्स बनने चाहिए. चेक डैम्स क्या होते हैं, जो रेन वाटर को क्या कर सकते हैं, फ्लोइंग करने से बचाएं ताकि कम सॉइल इरोजन हो. ना थर्ड होता है क्रॉपिंग पैटर्न. क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न ऑल्सो वेरीज. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न भी क्या करता है, वेरी करता है. अभी बताया था ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या बात करते हैं, 3 क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं. पहला मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स साइमल्टेनियसली. आप क्या कर रहे हो, साइमल्टेनियसली उनको बो रहे हो, एक ही टाइम पे बो रहे हो ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही पीस ऑफ लैंड में. जैसे वीट और ग्राम को, इसमें भी हम क्या करते हैं, ऐसे चीज़ों को चूज़ करते हैं कि दोनों की न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो. राइट, तो वीट और ग्राम हम लेते हैं, वीट और मस्टर्ड हम लेते हैं, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर हम लेते हैं. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, दिस रिड्यूस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेन फेलियर ऑफ वन क्रॉप. अगर क्या हो, एक क्रॉप खराब हो, जैसे मैंने अगर वीट और मस्टर्ड लगाई है, ठीक है, अगर मेरी मस्टर्ड अच्छे से नहीं लगे तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन होगा कि हाँ मेरे पास वीट है, सो इट रिड्यूस द फेलियर. ठीक है, क्रॉप फेलियर. नाउ सेकंड क्या होता है, सेकेंड आपका आता है इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ डेफिनेट पैटर्न. नाउ सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, इन अ डेफिनेट पैटर्न वी आर ग्रोइंग. जैसे एक कैबेज की लगा दिया, ठीक है, तो दूसरा किसी और का, लाइक, ठीक है, फ्यू रोज ऑफ वन एंड अल्टरनेटिव एंड फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप, लाइक दैट. ओके, सोयाबीन और मेज, ठीक है, फिंगर मिलेट मतलब बाजरा, एंड काउपी मतलब लोबिया. तो आप ऐसे ऐसे करके लगा रहे हो. नाउ दिस क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. अगर क्या है, अगर सोयाबीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट ले रहा है तो दूसरा जो मेज है वो वैसा न्यूट्रिएंट नहीं लेगा. राइट, नाउ दिस ensures maximum utilization of the nutrient supply, also prevent pest and diseases from separating to all the plant belonging to one crop in a field. In this way the both crops can give the better returns. Okay, इसके फायदे क्या है, दैट कि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग होंगी, तो क्या होगा, दोनों प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा और दोनों ही जो क्रॉप होंगी वो एक अच्छा रिटर्न देंगी. ओके, एग्जाम्पल्स इसके याद रखना. नेक्स्ट होता है क्रॉप रोटेशन. सो द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन. मतलब एक साल में नहीं ये लगाया, दूसरे साल में ये लगाऊंगी. ठीक है, अगर मैंने इस साल की चीज़ लगाई है तो मैं अब दूसरे साल ऐसी चीज़ लगाऊंगी जो क्या कर सके, उस चीज़ को फुलफिल कर सके. अगर मान लो क्या है, मैंने ऐसी कोई चीज़ लगाई है जिसने पूरा नाइट्रोजन, सॉइल से पूरी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर ली है, तो मैं नेक्स्ट साल कोशिश करूँगी कि मैं एक ऐसा क्रॉप उगाऊँ जो क्या करे, सॉइल को नाइट्रोजन दे, जिससे क्या हो, जो न्यूट्रिएंट है वो क्या ना हो, ख़त्म ना हो. ठीक है. Now, if crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a air with good harvest. Okay, so हमने क्या कर लिया है, इस तरीके से अपने पूरा जो टॉपिक है which is what crop production management हमने पूरा कर लिया है. Now अपने नेक्स्ट सेशन में, मतलब अपने पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में बात करेंगे. ओके, बाय बाय.